ड्राइवर, मेरा बैग जल्दी से गाड़ी में रखो और गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया और ये नक्श वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। काम के टाइम ना सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, मैं वो रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास तो गया था। लगता है तुम्हारे ये जो ज्वेलरी सेट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन और। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? कोई काम तुम लोग से एक बार में क्यों नहीं होता है? पूरा दिन बैठ के टाइम पास करते रहते हो। मजाल है कि तुम लोग एक काम अच्छे से कर दो, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। तुम सब के सब ना एक जैसे हो, काम चोर। सॉरी मैम, आगे से ऐसे नहीं होगा। सॉरी माय फुट, यू बेटर बी ऑन टाइम टुमारो। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, अब मैं ले लेता हूँ। नहीं। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखते रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, और रास्ते में ये अचानक आ गई और अब ये अच्छा, तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ आप ठीक है ना? कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। जिस आदमी ने बड़ी माँ पे गरम गरम चाय गिरा दी। अच्छी, मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी जो। शिट शिट शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ये आपकी एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। दरअसल मैं तुम्हारी फाइल। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ ओनली ऑन टेक वन न्यूज पर। बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता, अब सीधे से चलना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरी काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ पर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वहीं पास में खड़े नौकर पर पड़ी जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था, लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? भानुशाली ग्रुप?
अरे भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ परेशान क्यों हो रहे हो? क्या पता हमारे लिए हो रहे हो, क्या पता हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे तो लगता है हमें इनके नए सीईओ के साथ डील क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर दीवार पर टंगी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। ये देखें आप गुरुजी, आपके वादे के चक्कर में क्या क्या सहन करना पड़ रहा है इस घर में। आप तो जाते जाते अपनी बेटी अनिका का हाथ मेरे हाथों में देकर चले गए, लेकिन पीछे से आपके घर में रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं भी ढीठ हूं गुरुजी, उन्हें तो जैसे तैसे मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरा असली मकसद आपकी बेटी अनिका के दिल में जगह बनाना है। उसके दिल में तो मैं जगह बना के ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल लगातार वाइब्रेट कर रहा था, मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता इस बार भी फोन कट गया था। नक्श, प्लीज मेरा फोन उठा लो। मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन कुछ अर्जेंट बात करनी है। कमाल है, 2.5 साल लगे इन्हें अपनी गलती का एहसास होते हैं। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो। और हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो क्या है ना मिस्टर यशवर्धन, आपकी बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2.5 साल लग गए मेरा हालचाल पूछने के लिए। अब ख्याल है आपको मेरा? बेटा इन 2.5 सालों में एक एक दिन एक एक रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा। शायद मैं यही डिजर्व करता था। जो कुछ भी मैंने किया या मैंने अपनी आंखों के सामने होने दिया, शायद ये उसी का नतीजा है। बेटा मैं तेरी तस्वीर देखकर रोता रहता हूँ और अपने आप को पूछता रहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये अन्याय कैसे होता रहा। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है ये मैं जानता हूँ। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। बेटा मैंने काम की बात करने के लिए फोन नहीं किया।
बस मुझे तेरी आवाज सुननी थी। मैं जानता हूँ तेरा दिल कितना बड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तू अपने मन में बैर रखने वाला नहीं है। कुछ लोग ना अच्छे दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं। और आप ठहरे यशवर्धन भानुशाली, आप तो ऐसी कभी गलती कर ही नहीं सकते। क्यों, सही कह रहा हूं ना? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे माफ करके मैं आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन जो कुछ भी आप लोगों ने मेरे साथ किया उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा पोता इतना कठोर तो नहीं था। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अब मुझे आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और आप क्यों मुझे वापस उसी जगह बुलाना चाह रहे हैं जहां मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली? क्या तेरा दिल नहीं करता है मेरी सूरत देखने को, मुझे मिलने को? बेटा एक बार मुझे मिल ले, अब फिर पता नहीं मेरे पास कितने दिन बचे। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। ठीक है, एक और आखिरी बार बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तेरी सारी फेवरेट डिशेस बनवा के रखूंगा, जो भी तुझे पसंद है। मैं घर नहीं आ रहा हूं, बाहर मिलेंगे आपके ऑफिस में, बिना किसी तामझाम के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कल मिलते, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। उसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है। मैं पहुंच जाऊंगा। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था। तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोच सोचकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रहे हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। सचिन, जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। इस पागल को क्या हो गया? इसमें माता वाता तो नहीं आ गई? नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? आखिर नक्श इतना क्यों फड़फड़ा रहा था? उसके हंसने के पीछे का राज क्या था? यशवर्धन को 2.5 साल बाद नक्श की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकता था? अगर हाँ, तो क्या नक्श बचाने वाला था? यशवर्धन और नक्श की मीटिंग में क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर।